सोचिए जरा, आज एनविडिया $2 ट्रिलियन से भी बड़ी कंपनी बन चुकी है और वहीं एएमडी दुनिया के 80% गेमिंग कंसोल्स को पावर दे रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आज जो पूरी दुनिया में एआई का रेवोल्यूशन आया ना, उसकी नींव सिर्फ एक हार्डवेयर पर टिकी है, और वो है इन्हीं कंपनियों का बनाया हुआ ग्राफिक्स कार्ड। पर सवाल ये है कि आखिर ये सिलिकॉन का छोटा सा टुकड़ा इतने सारे फ्रेम्स 144 फ्रेम्स पर सेकेंड जनरेट कैसे कर पाता है? मतलब ये जादुई डब्बा असल में काम कैसे करता है? तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। इसको समझने के लिए ना सबसे पहले कंप्यूटर के दो दिमाग यानी सीपीयू और जीपीयू, इनके बीच का फर्क समझना होगा, इनकी लड़ाई को समझना होगा। तो इन दोनों में आखिर मेन डिफरेंस है क्या? इसको ना ऐसे समझिए, सीपीयू एक बहुत ही ब्रिलियंट अकेला प्रोफेसर है, इतना ब्रिलियंट कि क्वांटम फिजिक्स जैसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी अकेले सॉल्व कर सकता है। मगर जीपीयू वो प्रोफेसर जैसा नहीं है, वो है 10,000 मजदूरों की एक पूरी फौज। अब देखिए, ये मजदूर कोई रॉकेट साइंस नहीं करते, सिंपल काम करते हैं, लेकिन जब बात आती है स्क्रीन पर करोड़ों पिक्सल्स को एक साथ एक ही टाइम पर पेंट करने की, तो ये फौज उस काम को बस मिली सेकेंड्स में निपटा देती है। और इसी ताकत को जब सब मिलकर एक साथ काम करते हैं, हम कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। और आज के टाइम में ये शक्तिशाली फौज सिर्फ गेम्स नहीं खेल रही, नहीं, वीडियो एडिटिंग से लेकर 3D एनिमेशन तक, क्रिप्टो माइनिंग से लेकर दुनिया के सबसे बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करने तक, सारा का सारा बोझ आज इन्हीं के कंधों पर है। तो चलिए, अब कॉन्सेप्ट की बातें बहुत हुई, अब चलते हैं असली हार्डवेयर की तरफ, देखते हैं इस कार्ड के अंदर की दुनिया को। ओके, तो जैसे ही कार्ड के ऊपर से वो बड़े बड़े फैंस हटाए जाते हैं, सामने आता है एक हरा सर्किट बोर्ड। इसे कहते हैं पीसीबी, और इस बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में इसका असली दिमाग रखा है, जीपीयू डाई। लेकिन इस चिप के पीछे ना एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है। इसे कहते हैं सिलिकॉन लॉटरी, या टेक्निकल भाषा में बिनिंग प्रोसेस। देखिए, होता क्या है कि कंपनियां सिलिकॉन की एक ही बड़ी प्लेट से ढेर सारे चिप्स काटते हैं, पर हर चिप 100% परफेक्ट नहीं बनती। तो जो चिप टेस्ट में बिल्कुल परफेक्ट निकलती है, उससे बन जाता है टॉप टियर कार्ड, जैसे कि एक RTX 4090। और जिस चिप में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, तो कंपनी उसके खराब हिस्सों को सॉफ्टवेयर से डिसेबल कर देती है और उसे एक नीचे वाला मॉडल, जैसे कि RTX 4080 बनाकर बेच देती है। पर हाँ, ये चिप अकेले काम नहीं कर सकती, इसे चाहिए एक पूरा सपोर्ट सिस्टम। छोटे छोटे पावर रेगुलेटर्स होते हैं और कैपेसिटर्स होते हैं, जो अचानक आने वाले पावर सर्जेस को संभालते हैं, ताकि गेम बीच में ही क्रैश न हो जाए। और जब ये चिप एकदम भट्टी की तरह गर्म हो जाती है, तो हीट पाइप्स का पूरा जॉल और एडवांस थर्मल मटेरियल्स इसको पिघलने से बचाते हैं। चलिए, हार्डवेयर की बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब बनता कैसे है, यानी कोड से लेकर तस्वीर तक का सफर। होता क्या है कि कोई भी गेम सीधा ग्राफिक्स कार्ड से बात नहीं कर सकता, तो इसके लिए एक पूरी कम्युनिकेशन चेन बनती है। स्टेप 1, गेम इंजन कोड में कमांड्स भेजता है। स्टेप 2, फिर डायरेक्ट X12 जैसा एक API उस कोड को हार्डवेयर के समझने लायक भाषा में ट्रांसलेट करता है। और आखिर में स्टेप 3, ग्राफिक्स ड्राइवर, जो एक मैनेजर की तरह काम करता है, ये चेक करता है कि ट्रांसलेशन बिल्कुल सही हो और एफिशिएंट भी हो। अब शुरू होता है असली रेंडरिंग का काम। इसकी 4 मेन स्टेजेस हैं। सबसे पहले स्टेज 1, वर्टेक्स प्रोसेसिंग। इसमें गेम की दुनिया का एक 3D वायर फ्रेम यानी एक तारों वाला ढांचा बनाया जाता है। फिर स्टेज 2, रास्टराइजेशन। यहाँ उस 3D ढांचे को स्क्रीन के 2D पिक्सल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद आती है स्टेज 3, टेक्सचरिंग और शेडिंग। अब उस खाली ढांचे को रंगों से, स्किन से, कपड़ों से पूरा पेंट किया जाता है। और आखिर में स्टेज 4, रेंडर आउटपुट। फाइनल पिक्चर चेक की जाती है और डिस्प्ले के लिए मेमोरी बफर में भेज दी जाती है। और पता है, जीपीयू बहुत स्मार्ट भी है। वो उस चीज को रेंडर ही नहीं करता जो स्क्रीन पर दिखाई ही नहीं दे रही। इस टेक्निक को कहते हैं जेड कलिंग। मतलब अगर कोई दुश्मन दीवार के पीछे छिपाए, तो जीपीयू उसको बनाएगा ही नहीं। फालतू की मेहनत क्यों करनी? और ये छोटी सी ट्रिक कार्ड की 50% तक पावर बचा सकती है। 50%, सोच रहे हैं? लेकिन तस्वीर बना लेना सिर्फ आधी लड़ाई है। असली चैलेंज तो ये है कि उस तस्वीर को बिना किसी ट्रैफिक जैम के मॉनिटर तक पहुंचाया कैसे जाए। तो इस डेटा ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए एक चीज होती है जिसे कहते हैं मेमोरी बस विड्थ। इसको ना एक हाईवे की तरह समझो।
अगर कार्ड पर 128 बिट लिखा है तो इसका मतलब है कि डेटा हाईवे सिर्फ 2 लेन का है। लेकिन अगर 256 बिट लिखा है तो हाईवे हो गया 4 लेन का। और सीधा सा हिसाब है, हाईवे जितना चौड़ा, ट्रैफिक जैम उतना ही कम। इसी डेटा ट्रैफिक मैनेजमेंट में एक और गेम चेंजर है, रीसाइजेबल बार। देखिए, पहले क्या होता था कि सीपीयू एक बार में जीपीयू के वीडियो मेमोरी के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को ही एक्सेस कर पाता था। लेकिन रीसाइजेबल बार ऑन करते ही सीपीयू को पूरी की पूरी वीडियो मेमोरी का एक्सेस एक साथ मिल जाता है। और इसका रिजल्ट, गेम्स में सीधा 10 से 15% का एफपीएस बूस्ट, बस एक सेटिंग ऑन करने से। अच्छा, ये तो था नॉर्मल रेंडरिंग का काम। लेकिन आजकल के मॉडर्न कार्ड्स में जो एआई का असली जादू है वो क्या है, चलिए देखते हैं। गेम्स में जब पानी या कांच पर वो एकदम रियल लाइफ जैसी परछाई दिखती है ना, उसे कहते हैं रे ट्रेसिंग। अब ये कोई जादू नहीं है, ये असल में डेडिकेटेड आरटी कोर्स और बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ्स का कमाल है, जो ये कैलकुलेट करते हैं कि रोशनी आखिर रियल वर्ल्ड में कैसे बिहेव करती है। और इसी वजह से ये इतना ज़्यादा डिमांडिंग फीचर है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंट्री होती है एआई की। डीएलएसएस या एफएसआर जैसी टेक्नोलॉजीज क्या करती हैं कि वो गेम को सीधा 4K में रेंडर ही नहीं करती। नहीं, वो गेम को पहले कम रेजोल्यूशन पर रेंडर करती हैं, मान लीजिए 1080p पर। इससे कार्ड पर लोड कम पड़ता है। और फिर एआई टेंसर कोर्स उस 1080p की पिक्चर को इतनी होशियारी से स्ट्रेच और एनहांस करते हैं कि वो दिखने में 4K जैसी लगती है। रिजल्ट, क्वालिटी भी मिल गई और एफपीएस भी बढ़ गए। पर अब तो हद ही हो गई है। अब आ गया है फ्रेम जनरेशन। ये एक ऐसा एआई प्रोसेस है जो गेम के 2 असली फ्रेम्स को एनालाइज करता है और फिर प्रिडिक्शन करके उनके बीच में एक बिल्कुल नया नकली फ्रेम खुद ही बना देता है। मतलब ग्राफिक्स कार्ड ने वो बीच वाला फ्रेम रेंडर किया ही नहीं, फिर भी स्क्रीन पर एकदम स्मूथ मोशन दिखता है। कमाल है ना? तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी देखने के बाद चलिए अब इस पूरी नॉलेज को थोड़ी प्रैक्टिकल सलाह में बदलते हैं। तो अब जब भी कोई ग्राफिक्स कार्ड का बॉक्स हाथ में आए तो इन शब्दों का मतलब समझना आसान हो जाएगा। कूडा कोर्स या स्ट्रीम प्रोसेसर्स, इसका मतलब है उस फौज में मजदूरों की गिनती। क्लॉक स्पीड बताती है कि हर मजदूर कितनी तेजी से काम करेगा। और टीडीपी यानी थर्मल डिजाइन पावर, ये बताएगा कि कार्ड को कितनी वॉट की पावर सप्लाई चाहिए होगी। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती है जिससे बचना है, और वो है बॉटलनेक। इसका मतलब है एक बहुत पावरफुल जीपीयू को एक कमजोर सीपीयू के साथ जोड़ देना। इससे होगा क्या? बेचारा जीपीयू खाली बैठा रहेगा, सीपीयू से डेटा आने का इंतजार करता रहेगा और सारी के सारी परफॉर्मेंस बर्बाद हो जाएगी। इसलिए याद रखिए, सिस्टम में बैलेंस ही सब कुछ है। बैलेंस इज की। तो अगली बार जब कोई गेम खेले तो 1 सेकंड के लिए बस ये सोचना कि उस छोटे से डिब्बे के अंदर अरबों ट्रांजिस्टर्स और एआई का एक पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, जो हर एक फ्रेम को स्क्रीन पर जिंदा कर रहा है। वैसे पीसी में क्या लगा है? एनवीडिया, एएमडी या इंटेल?